स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हूं। आर्टिकल्स जैसा कि सभी जानते हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ये पार्ट 2 समझने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो उसको जरूर देख लें, जिसमें मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल को अच्छे से समझाया था। आर्टिकल्स मालूम है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को हम पहले समझ चुके हैं, ए और एन होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। पार्ट फर्स्ट में हमने समझाया था और आज जो है हम आर्टिकल्स में जो टॉपिक ले रहे हैं वो डेफिनिट आर्टिकल है और डेफिनिट आर्टिकल द को बोला जाता है, THE द। लेकिन इस टॉपिक को, डेफिनिट आर्टिकल को समझने से पहले आपको याद होगा हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी पार्ट फर्स्ट में, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज थी जिसमें ये सेंटेंस मैंने दिए थे आपको, आप अपनी नोटबुक निकाल लें और अपने आंसर्स आप मैच कर सकते हैं बड़े आसानी से। सेंटेंसेस आपके सामने हैं, वही सेंटेंसेस हैं। देखिए ये 6 सेंटेंसेस हैं और हमने कहा था कि आप इसमें ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, हियर इज, ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग है EGG, तो हमें स्पेलिंग नहीं देखना है। हमने कहा था कि ए और एन में फर्क है, ब्लैंक के बाद जिस वर्ड के पहले हम आर्टिकल ए अथवा एन लगा रहे हैं उस वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं। तो एग जब हम हिंदी में लिखते हैं तो एग लिखा तो ए हिंदी का जो आ से औ तक वाउल साउंड होते हैं वो अक्षर आ रहा है, ए, एग। तो मैंने बताया था कि जब हिंदी का वाउल साउंड आएगा तो हम जो है एन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही जवाब है एन। इसी प्रकार से सेकंड वाले में आप देखिए, ब्लैंक के बाद यूनियन लिखा हुआ है, स्पेलिंग जरूर इंग्लिश के वाउल लेटर से हो रही है, UNION, मगर जब इसका हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हिंदी का य आता है, य। मैंने बताया था कि क से ज्ञा तक जो अक्षर आएगा प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी में, उसके पहले अ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में जब हम एम ए लिखेंगे हिंदी में, एम ए, तो ए आ रहा है, इसका मतलब एन आएगा। बी ए में ब आ रहा है इसलिए अ आएगा। ऑक्स में ओ आ रहा है इसलिए हिंदी का ओ जो वाउल साउंड होता है ऑक्स, एन ऑक्स। बॉय 6 वाले में देखिए कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ब, का से ज्ञा के बीच का, इसका मतलब अ का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस थे, माय फादर इज ब्लैंक इंजीनियर। तो ये सारे सेंटेंसेस के हम आंसर्स आपको अब शो कर देते हैं। करने का तरीका वही है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या लिख सकते हैं। 7 में एन आएगा, एन इंजीनियर। 8 में अ यूजफुल मेडिसिन,
9th में a 1 rupee note, an ink pot, 11 में HOUR है, 12th में HONEST है। तो मैंने बताया था कि वर्ड ऐसे हैं जिनमें H साइलेंट रहता है और इनका प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से होता है, HOUR, आवर, आवर। एंड ऑनेस्ट का HONEST का ऑनेस्ट। बिग सिटी, अ बिग सिटी, HMT, NHMT, अ यूरोपियन कंट्री। तो हम आपने आंसर्स मैच कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा डेफिनिट आर्टिकल का, और डेफिनिट आर्टिकल के हमने केवल वही रूल्स को शामिल किया है जो हमारे जनरल या बेसिक रूल्स कहे जाते हैं आर्टिकल दा के। आर्टिकल दा के जो एडवांस्ड, एक्सेप्शनल्स और स्पेशल रूल्स हैं, जिसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल आता है, उसके लिए हम आर्टिकल का पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें हम उन एक्सेप्शंस को, विशेष रूल्स को रखेंगे। वो सारे एग्जाम्स में जो आते हैं उनमें से जो बेसिक रूल हैं आर्टिकल द के, उसको हम समझ रहे हैं केवल आज। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो एक्सरसाइज आती है तो वो करने में आसानी रहेगी इतना पढ़ने के बाद। सो डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं द को। तो हाउ कैन वी डिसाइड दैट अ नाउन इज डेफिनिट? नाउन निश्चित है, इस बात को हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि नाउन डेफिनिट है, निश्चित है? तो अनिश्चित की मैंने पहले बताई थी आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल में अनिश्चित का मतलब है कि जब कहने वाला हो सकता है, बोलने वाला, लिखने वाला जान सकता है उस नाउन के बारे में, उसे पहले से पता हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सुनने वाले को या पढ़ने वाले को बिल्कुल पता नहीं होता है कि किस नाउन की बात हो रही है। इसके उलट निश्चित या डेफिनेट आर्टिकल जो द हम कहते हैं, इसमें जो नाउन को हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो डेफिनेट है, उसका आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। When both the speaker, the writer, यानी कि बोलने वाला, लिखने वाला, and the listener, सुनने वाला, दोनों को, मतलब बोलने वाला अथवा लिखने वाला और सुनने वाला और पढ़ने वाला, दोनों को जब पता होता है, know about a noun, the noun is said to be definite। और इस प्रकार का जो नाउन होगा वो डेफिनेट होगा, यानी कि जब बोलने वाला या लिखने वाला और सुनने वाला अथवा पढ़ने वाला दोनों को पता होता है कि ये यहाँ इस सेंटेंस में किस नाउन की बात चल रही है, उसको वो दोनों पहले से जानते हैं या सेंटेंस के सेंस के हिसाब से उसका जिक्र पहले कहीं किया गया है, तो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। इस बात को, इस बेसिक रूल को अगर हम याद कर लेते हैं तो द का प्रयोग हम 97% सेंटेंसेज में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आर्टिकल जो इंग्लिश राइटर्स हैं, ग्रामर के लिखने वाले, उन्होंने भी कहा है कि भाई 100% कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इस ब्लैंक में, इस खाली जगह में आर्टिकल सही से भर सकता हूं। तो 97% सेंटेंसेज केवल इस बेसिक रूल से कि वो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि लिखने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही अच्छी तरह से उसके बारे में जानते हैं। फिर भी हम जो 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सिंपल सेंटेंसेज आते हैं आर्टिकल द से रिलेटेड, अभी मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, बेसिक रूल्स की बात कर रहा हूं, उससे बड़े आसानी से हमारे छात्र, स्टूडेंट्स ए एंड द भर सकते हैं सेंटेंसेस में। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है, और उसमें से पहला जो रूल है वो है वी यूज अ एन व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन is introduced for the first time in a sentence or in a paragraph।
ये बात हमने पहले भी बताई थी आर्टिकल ए और एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल में, कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको भी हमने पार्ट फर्स्ट में समझाया है, पहली बार किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में आता है तो हम उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही नाउन but if it is mentioned again in the same sentence or paragraph we use the before it, लेकिन अगर वही सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में दोबारा से उस नाउन का अगर उल्लेख हो जाता है, उल्लेख चाहे बोलने में हो कहने में हो, दोबारा अगर उल्लेख हो रहा है तो सुनने वाला भी समझ जाता है कि अब किस नाउन की बात चल रही है, तो फिर उसके पहले द आने लगता है। एग्जाम्पल एक छोटा सा देखिए, सेंटेंस है शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे, शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, और हमने जो है इसके बाद लिखा है एक वर्ड बॉय, बॉय के पहले खाली स्थान छोड़ा गया है, फिर लिखा है मैंने एंड गर्ल। आप देखिए बॉय और गर्ल के पहले स्पेस छोड़ा है मैंने क्योंकि आर्टिकल अभी मैंने नहीं लगाया है। अब ये एक सेंटेंस हो गया। अब एक और सेंटेंस इसी से रिलेटेड मैंने लिखा, बॉय इज 14 एंड ब्लैंक, खाली जगह के बाद मैंने लिखा गर्ल इज 8। तो अब यहां बात ये समझने की है जो हमने लिखा है कि पहली बार जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं, अभी पता नहीं है कौन बच्चे क्या हैं, तो अब हमने लिखा कि बॉय पहली बार आया, गर्ल पहली बार आया, तो इसके पहले आर्टिकल अ आया, गर्ल के पहले भी अ आया। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस लिखा तो सुनने वाले को पता चल गया कि ये उसके बच्चों की बात हो रही है, इसलिए फिर से जब आया यही नाउन बॉय और गर्ल तो हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, द बॉय इज 14 एंड द गर्ल इज 8। तो इस जो फर्स्ट बेसिक रूल है ये इसमें लागू हो रहा है। दूसरी बात जो डेफिनेट की परिभाषा थी कि सुनने वाले को और कहने वाले को पता होता है दोनों को, तो यहां देखिए पहली बार जब उसने बॉय लगाया गर्ल लगाया तो सुनने वाले को नहीं पता था, लेकिन जब दोबारा उसने बताया तो वो सुनने वाला समझ गया कि अब किन बच्चों की बात हो रही है, वही जो उसके 2 बच्चे हैं, जो एक लड़का और एक लड़की है। इसलिए आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया दोबारा आने पर, द बॉय द गर्ल, तो वो डेफिनेट हो गई चीज, डेफिनेट नाउन हो गया। इसलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम अच्छे से समझने के लिए। एक पैराग्राफ है, यस्टरडे ब्लैंक मैन केम इन आवर सिटी, देयर वाज ब्लैंक बॉय विद ब्लैंक मैन, फुल स्टॉप, इसके बाद ब्लैंक मैन हैड ब्लैंक बास्केट ऑन हिज हेड, इसके बाद बास्केट हैड इंक पॉट्स, boy took out ink pot contained red ink। तो आप देखिए yesterday man फर्स्ट टाइम आया, एक कहानी सी सुनाई जा रही है, पहली बार आया इसलिए वो इंडेफिनिट है, सुनने वाले को नहीं पता कौन से आदमी की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल अ मैन केम इन आवर सिटी, देयर वाज, अब बॉय के पहले खाली जगह है, बॉय पहली बार आया उसके बारे में भी नहीं पता था इसलिए उसमें भी आर्टिकल ए आया, देयर वाज अ बॉय विद, अब मैन आया दोबारा आया, यानी कि हम समझ गए ये लड़का किसके साथ है जिसका वो जिक्र पहले कर चुका है, इसका मतलब द मैन। अब मैन तीसरी बार आ रहा है पैराग्राफ में तो भी द लगेगा, द मैन हैड, बास्केट पहली बार आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो उसके पास एक बास्केट थी, अ बास्केट ऑन हिज हेड, उसके सिर पे, बास्केट दोबारा आया, द बास्केट हैड इंक पॉट्स, बास्केट में इंक पॉट्स थी,
बॉय देखिए सेकंड टाइम आया है, तो द बॉय टुक आउट एन इंक पॉट। एन इंक पॉट पहली बार आया, इंक पॉट सिंगुलर काउंटेबल के रूप में। ऊपर वाली लाइन में इंक पॉट्स लिखा हुआ है, वो प्लूरल है, तो नियम यह है कि सिंगुलर काउंटेबल पहली बार आता है। तो इंक पॉट्स वहां आया है, या इंक पॉट पहली बार आया है, सिंगुलर पहली बार आया है, तो एन इंक पॉट। अब दोबारा इंक पॉट सिंगुलर आ रहा है, तो द इंक पॉट कंटेन रेड इंक। बहुत अच्छे से आपने नोट भी कर लिया होगा इतनी देर में, और समझ भी लिया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अभी केवल एक रूल हमने याद रखने के लिए समझा है, उसमें से सेकंड जो रूल है वो इस प्रकार से है, उन सभी कॉमन नाउन्स के पहले द यूज करते हैं जो दुनिया में केवल एक हैं। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है सबके लिए, या ऐसा माना जाता है कि वे एक हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। अभी फिर से आप देखना एक बार, मेरा प्रोनाउंसिएशन कहीं द का डिफरेंट हो रहा है। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। फिर से देखिए, द स्काई, द अर्थ, द स्काई, द अर्थ। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, और उसमें फर्क होता है प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि जो जिस वर्ड के पहले हम लगा रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वाउल साउंड से होता है तो हम एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो अ लगाते हैं। उसी प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल की स्पेलिंग एक ही है, THE, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन दो हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रोनाउंसिएशन दो क्यों है? क्योंकि जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसे स्काई, स्काई में जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है पहला, तो हम वहां पढ़ रहे हैं द स्काई। लेकिन अर्थ में फर्स्ट साउंड वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए हम वहां पढ़ रहे हैं द अर्थ, द अर्थ, द स्काई, द अर्थ। तो ये फर्क मैंने आपको बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद जो थर्ड रूल है, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द यूज करते हैं जो अपने पूरे वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व करता है। यहां बात महत्वपूर्ण यह है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी जाति का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। इसका मतलब यह है कि वो नाउन के अंदर जो गुण विशेषता है, उस नाउन के अंदर जो गुण विशेषता है, वो गुण विशेषता उस वर्ग की के सभी मेंबर्स में होगी, पूरे ग्रुप में वो विशेषता सबकी होगी। जैसे एग्जांपल दिया गया है, द काउ हैज 4 legs, गाय के 4 पैर होते हैं। तो केवल एक गाय के 4 पैर नहीं होते हैं, यहाँ काउ जो वर्ड है वो अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करा रहा है। यानी कि जो गुण विशेषता एक गाय में है, वो गुण विशेषता उस जाति या वर्ग के सभी गायों में है। इसलिए द काउ हैज 4 legs, द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास। तो यहां भी एक ही घोड़ा घास नहीं खाता है, सभी घोड़े खाते हैं। तो ये हॉर्स भी यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण अपनी जाति का बोध करा रहा है। जो विशेषता उसके अंदर है, उस हॉर्स के सभी जितने भी हॉर्सेस हैं उनकी भी वही विशेषता होती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पूरे वर्ग या जाति का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप, तो जब पूरे वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है तो हम उसके पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक और हम बताएंगे छोटी सी बात, और उसके बाद एक्सरसाइज लेंगे। देखिए यहां पर बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाओं के नामों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
ये ध्यान रखें। रिवर्स नदियों के नामों से पहले, ओशंस महासागरों के नामों से पहले, लेक्स झीलों के नाम से पहले, बेज बेज मतलब खाड़ियां बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी। तो खाड़ियों, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टापुओं के जो समूह हैं, जैसे आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप हैं, ये आइलैंड्स हैं जिन जो एक समूह में हैं, ग्रुप में हैं, तो उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उनके नामों से पहले। वैसे ही ध्यान रखें, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियों, महासागरों, झीलों, खाड़ियों और टापुओं के नामों से पहले ग्रुप, जो टापुओं का ग्रुप होता है। साथ में द नेम्स और टाइटल्स ऑफ बुक्स, किताबों के जो नाम होते हैं, मैगजीन्स पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर्स समाचार पत्रों, नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का मतलब होता है बेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हॉटेस्ट, स्वीटेस्ट, यानी कि या तो उसके पहले बाद में ईएसटी जुड़ा होगा, एडजेक्टिव होगा, और अथवा उस के पहले मोस्ट लगा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट, है ना, वर्स्ट। तो इस प्रकार से जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, टीचिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, तो जितने भी प्रोफेशन के नाम हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक स्थानों से पहले या ऐतिहासिक जो इमारतों के नामों के पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फोर्थ वाला, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें शामिल की हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो 4 नियम मैंने बताए हैं, और जो शहर में जानी मानी स्थान होते हैं जो ज्यादातर लोग समझते हैं, मैंने बताया डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कहने वाला सुनने वाला दोनों को अच्छी तरह से पता है किसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ये 4-5 रूल और बताए हैं, इनमें ये बातें हैं। तो इसको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। माउंटेन्स पर्वत श्रृंखलाएं, रिवर्स नदियां, ओशंस महासागर, लेक्स झीलों को बोलते हैं, बेज खाड़ियों को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द्वीप, टापू भी इसे बोलते हैं, द्वीपों का समूह, द नेम्स और टाइटल्स ऑफ बुक्स, किताबों का नाम शीर्षक, जैसे रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, गीता, कोई भी है, पंचतंत्र, हितोपदेश, तो ये किताबों के शीर्षक है। मैगजीन्स पत्रिका है कोई भी, इंडिया टुडे, न्यूज़पेपर्स हैं जितने भी जिनके समाचार पत्रों के नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं उनके पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले, प्रोफेशन के नामों से पहले, और ऐतिहासिक इमारतें और बिल्डिंग के पहले, और जो जगह जो स्थान ऐसे हैं जो सब परिचित हैं उनसे, क्योंकि वो उस प्रकार से डेफिनेट हो जाता है, उनके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहां पर जो एग्जाम्पल होंगे उसमें आपको ए एन द तीनों ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। ए एन का प्रयोग हमने पार्ट फर्स्ट में समझाया है, वहां से आपको समझ लेना चाहिए। द के बारे में बेसिक रूल्स मैंने यहां बताए हैं, और जो ए एन द के बारे में विशेष, एडवांस्ड और एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं वो हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे उनकी। द ट्रेन स्टॉप्ड एट, खाली जगह के बाद है स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप्ड एट ब्लैंक है स्टेशन। सेकंड, he is blank school teacher but his wife is blank artist. She picked up
ब्लैंक बुक, उसके बाद फिर से ब्लैंक, बुक वॉज ब्लैंक गीता। Today is blank hottest day of the year. Have you seen Taj Mahal? Sun rises in east. तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस को, द ट्रेन स्टॉप्ड एट, गाड़ी रुकी, ट्रेन कहां रुकी? स्टेशन। कहने वाला सुनने वाला दोनों जानते हैं अच्छी तरह से स्टेशन कैसी जगह है, सभी पहचानते हैं कि ट्रेन स्टेशन पे रुकती है। सो द ट्रेन स्टॉप्ड एट, स्टेशन सबकी पहचानी है, डेफिनेट प्लेस है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, द स्टेशन। सेकंड में देखिए, ही इज ब्लैंक स्कूल टीचर। अब कहने वाले लिखने वाले को तो पता है, लेकिन सुनने वाले को नहीं पता है कि वह स्कूल टीचर है। बट हिज वाइफ इज, और उसकी पत्नी आर्टिस्ट है, ये सुनने वाले को नहीं पता, लिखने वाले को पता है, वो बता रहा है, लेकिन सुनने वाले को नहीं पता है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल यहाँ इंडेफिनिट आएगा। स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, स प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है फर्स्ट साउंड, इसलिए इसमें आ आएगा। और दूसरी बात हमने एक और बताई थी कि जब हम ये बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का जॉब बताना चाहते हैं, अथवा ये बताना चाहते हैं कि कोई नाउन क्या है, वह क्या है? स्कूल टीचर, अ स्कूल टीचर, उस समय इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। बट हिज वाइफ इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए एन आर्टिस्ट। थर्ड सेंटेंस है, शी पिक्ड अप, उसने बुक उठाई, पहली बार इस्तेमाल हुआ ये बुक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आया। सुनने वाले को नहीं पता, इसलिए इंडेफिनिट है, आया। लेकिन जब दोबारा उसी बुक की बात हो रही है तो वो डेफिनिट हो गया, क्योंकि अब सुनने वाले को पता है कि वो कौन सी बुक की बात कर रहे हैं जो उसने उठाई थी, इसलिए यहां आर्टिकल द आया। द बुक वॉज द गीता, यानी कि गीता आपका ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक है, यानी कि बुक का टाइटल है गीता, तो उसके पहले आर्टिकल द आया। फोर्थ में देखो, टुडे इज ब्लैंक हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे गर्म, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया, मैंने बताया था सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आएगा। हैव यू सीन ताजमहल, ये आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग प्लेस हो गया, और हमने बताया था उसके पहले आर्टिकल द आता है, द ताजमहल। 6 में देखें, सन राइजेज इन ईस्ट, तो सन आप समझते हैं कॉमन नाउन है और सभी जानते हैं वो उसके बारे में, डेफिनेट है, इसलिए द सन राइजेज इन ईस्ट को भी सब समझते हैं, द ईस्ट, तो सूरज पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, he can play violin well, dog is a faithful animal, Ganga is sacred river, president is coming tomorrow by Tamil Nadu Express, copper is useful metal, और 11th वाला रह गया, he is honor to his profession। तो इस प्रकार से 12 सेंटेंस हो गए। 7 वाले में देखिए, he can play, वायोलिन एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने बताया था द का इस्तेमाल करेंगे, he can play the violin well। 8 वाले में देखिए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो केवल एक डॉग नहीं होता है, डॉग अपने पूरे ग्रुप का यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो गुण विशेषता एक डॉग में है वही गुण विशेषता उस ग्रुप के सारे डॉग्स में होती है, इसलिए हम आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल भरेंगे, द डॉग इज अ
फेथफुल एनिमल। अब देखिए गंगा नदी का नाम है, डेफिनेट हो गई। इज सेक्रेड रिवर, तो गंगा के पहले द आएगा, द गंगा इज सेक्रेड। सेक्रेड के पहले क्या आएगा? हमने बताया था कि जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई नाउन क्या है, तो गंगा क्या है, सेक्रेड मतलब पवित्र नदी है। तो जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई नाउन क्या है, तो हमने बताया था कि आर्टिकल ए अथवा एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, नदी गंगा एक पवित्र नदी है। सेकंड 10th में देखिए प्रेसिडेंट, सभी जानते हैं इस पोस्ट को, राष्ट्रपति को बोलते हैं, तो वो डेफिनेट है। तो द प्रेसिडेंट is coming tomorrow by the तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नामों से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जितने भी ट्रेन्स हैं। 11th में देखिए ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ही इज वह क्या है, एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, तो ऑनर का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से हो रहा है, इसलिए ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। कॉपर इज, कॉपर क्या है ये बताना चाह रहे हैं हम, एक यूजफुल मेटल है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉपर क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल के नियमों में एक बात बताई थी कि जब हम ये नाउन क्या है ये बताना चाहते हैं तो आर्टिकल ए अथवा एन का इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए अ इस्तेमाल किया। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। इसके बाद देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और हैं हमारे पास। 13 देखिए, द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। स्वीटेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले मैंने बताया था आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। 14 में फिर से देखिए एनसीसी कैडेट लिखा हुआ है, ही इज एनसीसी कैडेट। अब आप देखिए कि हम यहां फिर से बताना चाहते हैं कि वह क्या है। कहने वाले को तो पता है लेकिन सुनने वाले को नहीं पता है, दोनों बातें यहां लागू हो रही हैं। इसका मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा और एनसीसी का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एन, एनसीसी कैडेट। 15 में देखिए आई रीड रामायण डेली। रामायण एक पुस्तक का नाम है, धार्मिक ग्रंथ है, तो आर्टिकल द आएगा। 16 में हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, वन लेग्ड मैन, तो जो पूछ रहा है तो सुनने वाले को नहीं पता है किस एक पैर के आदमी की ये बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा, वन लेग्ड मैन। 17 में देखिए हैव यू टोल्ड हिम ब्लैंक एक्सीडेंट। अब ये सेंटेंस समझने का है, आप सोच रहे होंगे कि एक्सीडेंट शब्द पहली बार आया है। 18 में देखिए वहां भी एक्सीडेंट दो बार आया है, आई सो एक्सीडेंट यस्टरडे, फिर ब्लैंक एक्सीडेंट वाज वेरी हॉरिबल। लेकिन 17th का जो सेंटेंस है उसमें जो कहने वाला है वो पूछ रहा है हैव यू टोल्ड हिम। टोल्ड हिम के बाद यहां ऑफ, ओ एफ रह गया है, उसको आप लिख लेंगे हैव यू टोल्ड हिम ऑफ, फिर खाली जगह है एक्सीडेंट, हैव यू टोल्ड हिम ऑफ, ओ एफ। अब फिर खाली जगह के बाद एक्सीडेंट है, तो इसलिए आपको जो है क्या भरें इसमें, तो यहां ये देखना है कि उस एक्सीडेंट के बारे में कहने वाले सुनने वाले दोनों को पता है कि नहीं पता है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है क्या आपने उसे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, तो कहने वाला सुनने वाला दोनों जानते हैं उसके बारे में। हैव यू टोल्ड हिम ऑफ
ऑफ यहाँ छूट गया है, आप नोट कर लेंगे 17th सेंटेंस में ध्यान से। हैव यू टोल्ड हिम ऑफ, OF, हैव यू टोल्ड हिम ऑफ एक्सीडेंट। जब मैं कह रहा हूं आपसे क्या आपने उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया है, इसका मतलब कहने वाले और सुनने वाले को पता है कि किस एक्सीडेंट की बात यहां हो रही है, इसलिए यहां ये एक्सीडेंट एक डेफिनेट नाउन है, इसलिए इसके पहले द आएगा। लेकिन 18th जो सेंटेंस है, गौर से देखिए, आई सॉ एक्सीडेंट यस्टरडे। अब यहां पर कहने वाले को पता है उसने एक एक्सीडेंट कल देखा है, मगर सुनने वाले को पता नहीं है कि इसने कौन सा एक्सीडेंट देखा है। तो यहां एक्सीडेंट इंडेफिनिट हो गया। एक्सीडेंट का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। और अब दोबारा वो उसके बारे में बता रहा है कि एक्सीडेंट वाज वेरी हॉरिबल, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था। तो दोबारा जब आ रहा है तो पता है हमें कि आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। द एक्सीडेंट वाज वेरी हॉरिबल। तो ये एक्सरसाइज आपको मैंने करके बताई। इतने में से एकेडमिक एग्जाम्स में जो आते हैं सेंटेंसेस सामान्यतः वो सारे के सारे इतने ही नियमों के अंतर्गत अभी तक आए हुए हैं। फिर भी हम आर्टिकल का पार्ट 3 जरूर बनाएंगे, जिसमें हम एडवांस्ड और स्पेशल ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जिन्हें हम जीरो और नो आर्टिकल भी कहते हैं, के अंतर्गत जो रूल्स हैं उन्हें हम जानेंगे। और वो फिर जितने भी अंग्रेजी सीखने वाले हमारे साथी हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you very much for watching the video. See you soon with the third part. सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।